हेलो, मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं अरविंद। मैं आज आपके लिए कुछ साइंस का इम्पोर्टेंट सा सवाल लेकर आया हूं जो आपका आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत सा इम्पोर्टेंट है। तो आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। तो पहला क्वेश्चन आपका है, आपका जो आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है? आपका जो आंख के अंदर जो आंसर बन जाएगा इसका कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस आपका आंख के अंदर होता है। एक लेंस होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉन्केव लेंस। देखिए, एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कोशिश करूंगा। एक होता है डाइवर्जिंग लेंस, एक होता है कन्वर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? ये डाइवर्जिंग लेंस हम कॉन्केव लेंस को बोला जाता है और कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो ये डाइवर्जिंग क्या है, कन्वर्जिंग क्या है? देखो, इधर डाइवर्जिंग पहले देखते हैं, यानी कॉन्केव लेंस के बारे में पहले देखते हैं। ये मान चलो आपका कोई लाइट का एक सोर्स है, इधर लाइट आ रहा है। ये आप क्या एक कॉन्केव लेंस लगा लिया, इधर डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया। ये लाइट को क्या करेगा, ये सीधा तो आ रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, लेंस इधर उसको फैला देगा, यानी स्प्रेड कर देगा। ये होता है डाइवर्जिंग, मतलब डाइवर्ज कर देता है कौन? कॉन्केव लेंस। लेकिन कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? मान चलो इधर भी एग्जाम्पल देखो, ये लाइट आ रहा था, इधर आप क्या किए, एक कन्वेक्स लेंस लगा लिए। ये क्या करेगा, इसका काम होता है सेंटर के, मतलब इकट्ठा करना इसका काम होता है, एक जगह केंद्रित कर दिया। ये होता है कन्वर्जिंग। तो डाइवर्जिंग क्या कर रहा था, बाहर के तरफ लाइट को फेंक रहा था। ये कर रहे हैं। कन्वर्जिंग क्या होता है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है लाइट को। ये कन्वर्जिंग होता है कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग होता है कॉन्केव। देखिए, इधर और कुछ इंपॉर्टेंट सा सवाल जैसे हो गया आपका, हमारा जो आँख का कुछ रोग है जिसके बारे में बताना चाहूँगा। एक होता है मायोपिया का डिजीज। मायोपिया जो है ये इसको शॉर्ट साइटनेस भी बोला जाता है। शॉर्ट साइटनेस मतलब, शॉर्ट साइटनेस का मतलब क्या होता है, आपका जो नियर का ऑब्जेक्ट है वो आपको सही से दिखाई देगा, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट, फार का ऑब्जेक्ट आपको सही से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मायोपिया के अंदर क्या होता है, आपको नज़दीक वाला चीज़ अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन दूर का चीज़ अच्छे से नहीं दिखाई देगा। इसको करेक्शन करने के लिए हम कॉन्केव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। एक रोग होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। ये होता है लॉन्ग साइटनेस, बा इसको बोलते हैं, उसको फार साइटनेस भी बोला जाता है। फार साइटनेस के अंदर क्या होता है, आपका जो नियर का ऑब्जेक्ट और फार का ऑब्जेक्ट, आपका फार का ऑब्जेक्ट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट सही से दिखाई देगा, लेकिन नियर का ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखाई देगा, जो मायोपिया का विपरीत है। इसको करेक्शन करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन में देख रहे हैं बाइफोकल लेंस। हम प्रेस बायोपिया ये जो डिजीज है, इसको करेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। जो बाइफोकल लेंस क्या होता है, जो एक कॉन्केव भी होता है और कॉन्वेक्स होता है, मतलब आपको नियर का ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखाई देगा, इसके साथ साथ फार का ऑब्जेक्ट आपको सही से नहीं दिखाई देगा इस प्रेस बायोपिया के अंदर। इसको हम करेक्शन करने के लिए हम बाइफोकल लेंस, यानी बाइफोकल लेंस के अंदर एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉन्केव लेंस, दोनों यूज होता है। और एक जो डिजीज होता है जिसको बोलते हैं हम अस्टिग्माटिज्म जो होता है, इसको करेक्शन करने के लिए हम सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। तो कॉन्केव करते हैं मायोपिया के लिए, कॉन्वेक्स करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के लिए, बाइफोकल करते हैं हम प्रेस बायोपिया के लिए, और सिलिंड्रिकल लेंस हम किसको करेक्शन करने के लिए यूज करते हैं, अस्टिग्माटिज्म। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं डायोप्टर्स जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका लेंस का पावर नापता है। लेंस का पावर को नापने के लिए, मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आई का एक डायग्राम से हम कुछ देखते हैं। देखिए, ये जो आपका आँख है, पहला वाला डायग्राम में जो बीच वाला हिस्सा है, जो काला काला देख रहे हैं आप, उसको पुपिल बोला जाता है।
उसके बगल वाला जो हिस्सा है ये आप देख सकते हैं जो कलर पार्ट ऑफ आई भी होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कलर्ड पार्ट ऑफ आई क्या होता है, वो आपका होता है इरिस। और जो उसके सीधा साइड में आप देख सकते हैं जो व्हाइट वाला हिस्सा है, आपका आंख का अंदर जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। तो इस तीनों का तीनों चीज़ आपको याद रखना है। इरिस का इंपॉर्टेंट हो गया, इरिस जो होता है आपका कलर्ड पार्ट ऑफ आई होता है। और देखेंगे तो ये आपका हो जाता है ये रेटिना, ये होता है आपका कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है इंपॉर्टेंट, इसमें दो सवाल बनता है। आपका जो आंख का पहले वाला हिस्सा है वो होता है कॉर्निया। इसमें क्या सवाल आता है, कॉर्निया जो है इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको कोई डैमेज आएगा, कोई हानि आएगा तो कॉर्निया को हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेक्शन नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कॉर्निया के अंदर जो आपका ब्लड नहीं पहुंच पाता है, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, इसलिए कॉर्निया को करेक्शन करना आसान नहीं है। तो कॉर्निया को करेक्शन नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन याद रखना। और ये देखिए जो ये होता है, इधर एक लिक्विड होता है, इसको एक्वस ह्यूमर बोल देते हैं, और इसका अंदर भी एक लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। अगर पूछेगा आपका आंख के अंदर ज़्यादातर भाग क्या है, वो होता है विट्रस ह्यूमर। मतलब इधर आप देख सकते हैं, इधर से लेकर इधर तक आपका क्या है, विट्रस ह्यूमर ही है। ठीक है, तो आंख का ज़्यादा पार्ट कौन कवर करता है, विट्रस ह्यूमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन फेस? आपका जो मानव का चेहरे पर कितना कुल हड्डियां होता है 14 हड्डियां होता है। अगर पूछेगा अडल्ट के अंदर कितना टोटल हड्डियां होता है, आपका 206। लेकिन न्यू बॉर्न जो नया बच्चा पैदा हुआ होगा उसके अंदर कितना आ रहा है, आपको मान के चलना है 300। कभी कभी 270 भी ऑप्शन में आ जाता है, लेकिन आपको क्या मान के चलना है, 300 जो हड्डियां होता है न्यू बॉर्न के लिए। अडल्ट के पास जो होता है 206। अगर देखेंगे हमारा जो स्केलेटल सिस्टम, जो हड्डी को 206 हड्डी को जो हम बांटे हैं वो दो टाइप का बांटे हैं। एक होता है एक्जियल स्केलेटल सिस्टम, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, एक होता है एक्जियल स्केलेटल सिस्टम। क्वेश्चन क्या आएगा, आपका जो एक्जियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर कितना हड्डियां आता है, 80 हड्डियां आते हैं, और अपेंडिकुलर के अंदर 126, यानी 206 से 80 माइनस कर दोगे कितना रहेगा, 126 हड्डियां अपेंडिकुलर में आता है। एक्जियल में आता है कितना, 80 हड्डियां। ये भी पूछ सकता है, इसमें आंसर आपका हो जाएगा क्या, फेस के अंदर, मुंह में अंदर कितना आता है, 14 हड्डियां रहता है। स्कॉल के अंदर आपका जो स्कॉल है उसका अंदर 29 हड्डियां होता है। आपका जो कान है ईयर के अंदर कुल 3 + 3 यानी दो कानों को मिलाकर कितना होता है, 6 हड्डियां होता है। ये सारे का सारे चीज़ आपको याद रखना है। इधर डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, इधर जो कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा। देखिए ये जो आपका रिब होता है, ये जो आपका रिब होता है ये होता है 12 पेयर का। 12 पेयर यानी कितना कुल हो गया, 24 हड्डियां ये दो रिब मिलकर आता है। ठीक है, ये आपका हाथ का देख सकते हैं, इधर दो जो है रेडियस एक इम्पोर्टेंट हो गया, अनला एक हड्डी हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट हो गया इधर फेमोर जो है आपका थाई बोन होता है, जिसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट बोन एंड जो लार्जेस्ट बोन भी बोलते हैं। जो आपका थाई बोन होता है फेमोर, उसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसे हो गया आपका सॉफ्ट मतलब जैसे फेमोर हो गया आपका स्ट्रॉन्गेस्ट, सॉफ्टेस्ट कौन हो गया, यानी छोटा और उससे मतलब हाँ जो सॉफ्ट होता है, ज़्यादा सॉफ्ट कौन सा बोन होता है, आपका कान का हड्डियाँ, जिसको हम बोलते हैं स्टेप्स जो है ये आपका कान का हड्डियां हैं, ईयर का हड्डियां होता है। ये सबसे सॉफ्ट होता है एंड स्मॉल भी होता है। स्मॉलेस्ट बोन पूछेगा, अगर सॉफ्ट भी पूछेगा वो कौन होता है, स्टेप्स होता है, ये कान के अंदर आता है। और लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है फेमोर। ये पैर का हो गया टिबिया, फिबुला, ये भी सब आपको याद रखना है। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल, मतलब एप्पल का कौन से हिस्सा को हम, कौन से भाग को हम खाते हैं, ये होता है आपका थैलामस। एप्पल का जिस पार्ट को आप खाते हैं वो होता है थैलामस। एंडोस्पर्म होता है कोकोआ नट का खाने वाला हिस्सा।
कोकोनट यानी नारियल का जो खाने वाला हिस्सा होता है वो एंडोस्पर्म को ही हम खाते हैं। एरिल होता है लीची का, लीची जो है उसका खाने वाला हिस्सा होता है एरिल। और मेसोकार्प होता है मैंगो का, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका। ये सब का सब सारे का सारा आपका इम्पोर्टेंट है, चारों का चारों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। थैलामस होता है एप्पल का, एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का खाने वाला हिस्सा, एरिल होता है लीची का, और मेसोकार्प होता है मैंगो का। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस पेपर कहाँ से हमको मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए लिटमस पेपर जो है हमको लाइकेन से प्राप्त होता है। ये लाइकेन क्या है, अगर ये भी क्वेश्चन आता है, जो साइम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन मतलब आल्गी और फंगी का जो रिलेशन से ये तैयार होता है, क्या लाइकेन प्रोड्यूस होता है। साइम्बायोटिक रिलेशन जो होगा आल्गी एंड फंगी के बीच में, उसको लाइकेन बोला जाता है। ये आपका सही आंसर रहेगा। जो लिटमस पेपर होता है उससे लाइकेन से ही प्रोड्यूस होता है। आपका जो लाइकेन होता है ये एयर पोल्यूशन को भी इंडिकेट करता है। एयर में कौन सा पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका पोल्यूशन को इंडिकेट कौन करता है, ये लाइकेन भी करता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो लाइकेन होता है हमारा, जो लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर जो है हमारा एसिड बेस्ड, जो उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। एसिड जो है आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस है क्षार है वो आपका ठीक उल्टा करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। स्टडी ऑफ आल्गी होता है फाइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ आल्गी। जो फंगी का होता है माइकोलॉजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्राइल, बढ़िया सा प्यारा सा सवाल है जो इम्पोर्टेंट भी है। जो ब्लू विट्राइल होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, वो होता है कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट होता है आपका व्हाइट विट्राइल का, और फेरस होता है ग्रीन विट्राइल का। फेरस सल्फेट होता है ग्रीन विट्राइल, जिंक सल्फेट होता है व्हाइट विट्राइल, एंड कॉपर सल्फेट होता है ब्लू विट्राइल का। कैसे आप याद करोगे, इसका शॉर्टकट एक है। जैसे कि आप ऐसे देख सकते हैं, ब्लू विट्राइल के अंदर पहला लेटर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, यानी ब्लू विट्राइल के लिए आपका कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप रिलेट करोगे। डब्लू के आसपास नज़दीक कौन है, जेड भी तो है, डब्लू का नज़दीक जेड ही तो है, तो व्हाइट विट्राइल के लिए क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। वैसे जी का नज़दीक कौन है, एफ है, तो जी ग्रीन विट्राइल के लिए क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। ये सब का सब याद रखना है। कॉपर सल्फेट को लिखते हैं CuSO4, जिंक सल्फेट को लिखते हैं ZnSO4, एंड फेरस सल्फेट को लिखते हैं FeSO4। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो इधर हाँ ठीक है, जो आपका विटामिन कौन सा विटामिन आपका आँख के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इम्पोर्टेंट होता है, वो आपका होता है विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। जी विटामिन ए के कमी से दो आपको डिजीज होता है, आपको पता ही होगा। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, रोतोंधी, आपको रात में अच्छे से नहीं दिखाई देगा, नाइट ब्लाइंडनेस। और एक होता है जेरोप्थालामिया, ठीक है। जेरोप्थालामिया जो है आपको विटामिन ए के कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। जेरोप्थालामिया के अंदर आपको जो आपका आँख से पानी नहीं निकलता है, इसको जेरोप्थालामिया बोला जाता है, विटामिन ए के कमी से होता है। विटामिन का जैसे केमिकल नेम सब हो गया, आपको याद होना चाहिए। इधर देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल, बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे आता है, और सी का हो गया आस्कॉर्बिक एसिड, और डी का हो गया कैल्सीफेरॉल, ई का हो गया टोकोफेरॉल, के का हो गया फाइलोक्विनाइन। ये सब का सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब इधर अच्छे से देखेंगे। विटामिन B12 जो है इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन्स। देखिए इसमें अगर पूछ लेता है एग्जाम में, जो विटामिन B12 के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, वो होता है कोबाल्ट इसके अंदर होता है। कौन सा एलिमेंट विटामिन B12 के अंदर होता है, कोबाल्ट।
अच्छे से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबालो, कोबालोमाइंस। इसमें वर्ड आता है कोबालो, ये क्या है, कोबाल्ट ही है। ठीक है, रिलेट करने के लिए कोशिश कीजिए। तो सारे का सारे विटामिन का केमिकल आपको अच्छे से याद, केमिकल नेम जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आंख के लिए क्या होता है, विटामिन ए ही इंपॉर्टेंट होता है। ग्लूकोज स्टोर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारा बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किसी रूप में हमारा बॉडी में स्टोर होता है, ये आपका सवाल है। ये होता है आपका ग्लाइकोजेन के रूप में, आपका लीवर में जाके ये स्टोर हो जाता है, ये भी याद रखना, लीवर में स्टोर होता है। ये कौन करता है, ये इंसुलिन ने करवाता है। जो आपका इंसुलिन है, आपका बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में आपका लीवर में लाके स्टोर कर देता है। क्यों स्टोर कर देता है, जब भी आपको फिर दोबारा ज़रूरत पड़ेगा वही ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकागोन में, सॉरी ग्लाइकोजन फिर क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो चीज़ बताऊंगा अभी, ध्यान देना। जैसे कि हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर हुआ, ये काम कौन किया, इंसुलिन ने किया। वैसे वही जब हमको फिर ग्लूकोज का आवश्यकता होगा, ग्लाइकोजन ने क्या करेगा, ग्लाइकोजन फिर क्या कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। उसको कौन करेगा, एक होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकागोन, जो लिखा है ग्लूकागोन, ये करेगा। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, लेकिन ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को फिर दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये जो दोनों चीज़ है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। इंसुलिन जो है और है ग्लूकागोन, जो ऑप्शन नंबर 1 में है ग्लूकागोन, ये दोनों चीज़, इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये दोनों कहाँ से आते हैं, आपका एक ग्लैंड होता है आपको, जिसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, पानक्रियाज जो है, पानक्रियाज आपका जो ग्रंथि है, ग्लैंड है, इसको हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्यों, ये बहुत एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। मतलब जो एंजाइम भी सिक्रेशन करता है, इसके साथ साथ हार्मोन भी सिक्रेशन करता है, उसको हम बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जो है पानक्रियाज। इसको मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। ये पानक्रियाज के अंदर आपका जो सेल होता है, जैसे कि अल्फा सेल, बीटा सेल, ये गामा सेल, ये सब सेल होता है पानक्रियाज के अंदर। तो आपका जो इंसुलिन है, इंसुलिन को कौन सा सेल तैयार करता है यानी प्रोड्यूस करता है, वो होता है आपका बीटा सेल। ऐसे अल्फा सेल क्या करता है, ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करता है, जो आगे जाके ग्लूकागोन ने क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो सारे का सारा चीज़ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सब बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तब सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर थोड़ा मतलब स्पीड हो रहा है तो मेरे को कमेंट में थोड़ा बता देना, मैं स्लो करने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए इधर, व्हाट विल द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन मून, मतलब पूछा है एक बॉडी का वेट जो है आपका अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर 36 kg है। अर्थ के अंदर कितना है, 36 kg। इसको अगर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे यानी मून पर ले जाएंगे, इसका वेट कितना होगा, आंसर में पूछा है। देखिए एक चीज होता है वेट है, एक होता है वेट वजन, और होता है मास। ये दोनों का अंतर मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए ये जो आपका मास होता है वो कहीं भी चेंज नहीं होता है। तो मास जो आप पृथ्वी में जितना होगा, मून में भी उतना होगा, मार्स में भी उतना होगा, जुपिटर में भी उतना होगा, हर जगह मास आपका सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन आपका जो वेट है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से वेट के अंदर चेंजेस आता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो वेट का आपका ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो वेट भी आपका कम होगा। ऐसे में बताया जो आपका पृथ्वी है और मून है, इनमें से किसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, किसका कम है।
ये पृथ्वी का ऑब्वियसली ज़्यादा है और मून का कम है। कितना है? मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 1/6 होता है अर्थ का। मतलब अगर अर्थ का 6 भाग होगा, मून का कितने भाग होगा? 1 भाग होगा। तो उसी के हिसाब से मैं बोला अभी क्या होगा, आपका वेट के अंदर भी चेंजेस आएगा। अभी पूछा है क्वेश्चन के अंदर, पृथ्वी में था 36 kg, तो उसको मून में लिया जाएगा, उसका वजन कितना होगा? उसी के 6 के रेशियो से 36 हुआ, तो 1 के रेशियो में कितना होगा? 6 kg हो जाएगा। यानी 36 डिवाइड कर लेंगे 6 से, 6 kg आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए दोनों चीज़ आप ध्यान रखना है। अगर कोई भी चीज़ पृथ्वी से जो आपका पृथ्वी से अर्थ से मून तक जा रहा है, तो आप क्या करना है, जो डिवाइड कर लेना है, किसके साथ? 6 के साथ। अगर कोई चीज़ आपका मून से अर्थ तक आ रहा है, तो आप क्या करना है? 6 के साथ गुना कर लेना है। तो इधर क्वेश्चन में क्या था? अर्थ से मून तक जा रहा था, हम क्या किए? 36 के साथ 6 का डिवाइड कर लिया, इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज कॉल्ड वोटर्स इंक? वोटर्स इंक किसको बोला जाता है? ये आपका सही आंसर रहेगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को हम वोटर्स इंक लिखते हैं, जिसको लिखते हैं केमिकल नेम क्या? Ag, केमिकल फार्मूला AgNO3 लिखते हैं, वोटर्स इंक को बोला जाता है। ठीक है, जो आपका सिल्वर आयोडाइड होता है, इसको हम आर्टिफिशियल रेन, जो आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, जिसको लिखते हैं AgI। और एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये हमारा जो फोटोग्राफी में यूज होता है, फोटोग्राफी के अंदर इसको लिखते हैं AgBr लिखा जाता है, AgBr लिखता है सिल्वर ब्रोमाइड की। ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है आर्टिफिशियल फ्रूट रिपेनिंग के लिए, फ्रूट राइपनिंग के लिए, मतलब पकाने के लिए यूज होता है आपका जो कैल्शियम कार्बाइड। और हम इथिलीन भी यूज करते हैं, इथिलीन भी हम आर्टिफिशियल फ्रूट रिपेनिंग के लिए भी यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड एंड इथिलीन। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड हो गया आपका आर्टिफिशियल रेन के लिए, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया आपका फोटोग्राफी के लिए, सिल्वर नाइट्रेट हो गया आपका जो वोटर्स का इंक होता है, जो नाखून में लगाते हैं वोट देने के टाइम, वोटर्स का इंक होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। और कैल्शियम कार्बाइड और इथिलीन, ये दोनों हम आर्टिफिशियल के तरह जो फ्रूट को, फल को पकाने के लिए या राइपनिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है। ठीक है, ज़्यादातर मतलब क्वेश्चन इसमें आता है, ये सब सारे का सारे चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो अच्छे से ध्यान रखना। कंफ्यूज होता है ब्रोमाइड होगा कि नाइट्रेट होगा कि आयोडाइड होगा, तो अच्छे से याद रखना इसको। व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन? जो आपका ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो आपका ओजोन लेयर है, ठीक है, इसका थिकनेस होता है, इधर लिख देता हूँ, आपका जो स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर जो है, ठीक है, इसका अंदर आपका ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो है ऑक्सीजन का तीन मॉलिक्यूल को लेकर, मतलब 3 ऑक्सीजन मिलकर बना है, तो वो 3 लिखते हैं, इसका केमिकल फार्मूला हो गया ओजोन का। स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है उसमें आता है ओजोन लेयर। पूछा है, तो ये पूछा है इनमें से कौन सा गैस जो है वो ओजोन लेयर के लिए, ओजोन लेयर जो डिप्लेशन हो रहा है, कमी हो रहा है ओजोन लेयर, मतलब उसका जो डिप्लेशन हो रहा है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? ये आपका हो जाएगा CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हम घर में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज यूज करते हैं, AC यूज करते हैं, इसमें ये पहले से ये जो CFC गैस यूज होता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जो हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, 1987 में एक प्रोटोकॉल किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का तहत जो 1987 में हम जो मीटिंग में क्या किए थे, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटा के
हम जो रेफ्रिजरेटर में अब नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाया गया, इसलिए जो हमारा ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है उसको हानि पहुंचाता था जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इसलिए इसको, ये भी प्रोटोकॉल भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, जो एनटीपीसी एग्जाम में आया चुका है, इस बार आ चुका है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हिसाब से हम CFC का जो गैस है उसको हटाकर उसके जगह नाइट्रोजन की यूज कर रहे हैं अभी। तो जो CFC गैस है हमारा ओजोन लेयर को क्या करता है? डैमेज करता है। तो ज़्यादा हमारा जो अंटार्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक के सर्कल के अंदर हमारा सबसे बड़ा ओजोन होल हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो हमारा ओजोन लेयर होता है, ठीक है, उसका थिकनेस क्या होता है? 3 मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में ही याद रखना, मिलीमीटर। अगर मीटर वीटर पूछेगा, सेंटीमीटर में पूछेगा तो आपको कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर होता है आपका ओजोन लेयर का थिकनेस। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप 1-2 दोस्त को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।